नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में आज हम आपको बताएंगे दिन भर बाजार का कारोबार कैसा रहा, अहम खबरें कौन कौन सी आई हैं और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। आज बाजार की चाल को देखें तो आज दिन भर दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आया। हालांकि कमजोर ग्लोबल संकेतों का असर बाजार में आज देखने को मिला। दरों को लेकर फेड चेयरमैन के बयान के बाद बाजार में आज गिरावट देखने को मिली है, लेकिन निचले स्तरों से हमने एक रिकवरी भी देखी है। निफ्टी करीब 246 अंक गिरकर बंद हुआ, वहीं बैंक निफ्टी में करीब 700 अंकों की गिरावट देखने को मिली। सभी सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में ही कारोबार कर रहे थे लगभग, और सबसे ज्यादा कमजोरी आज आईटी इंडेक्स में देखने को मिली है। और किस तरह का कारोबार था आज दिन भर, और गिरने वाले और बढ़ने वाले शेयर कौन कौन से थे, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ प्रियंका जुड़ चुकी है पूरी जानकारी लेकर। प्रियंका, गुड आफ्टरनून, बताइए। देखिए, आज मार्केट में सबसे बड़ी बात ये हुई कि हम एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ खुले, लेकिन उस गैप डाउन से हमने रिकवर भी किया। अगर आप सिर्फ पॉइंट्स के लिहाज से बात करेंगे तो पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में लगभग निफ्टी जो डाउन हुआ वो 4 बार पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में नीचे की तरफ बंद हुआ है। 250 पॉइंट कम से कम हमने आज लूज आउट किए, लेकिन लगभग 1% आप डेज लो से रिकवर भी हुए। तो एक रिकवरी मोड में तो आज आपको बाजार दिखा। पहले सीमेंट ने उस रिकवरी को लीड किया, ऑटो ने उसे फॉलो अप किया, और उसके बाद आपने रिकवरी बाकी स्पेसेस में भी देखने को मिली। हालांकि सारे सेक्टोरल इंडेक्स को, अगर आप सिर्फ 2 स्पेसेस को छोड़ दे, ऑयल एंड गैस पैक को छोड़ दे, और इसके अलावा आपको सभी स्पेसेस लाल निशान में ही बंद हुए। इनफैक्ट निफ्टी ऑटो, निफ्टी रियलिटी दोनों के दोनों 2% लगभग ऊपर बंद हुए अपने इंट्राडे लो से। तो एक रिकवरी मोड में तो बाजार दिखाई दिया। साथ ही हमने, क्योंकि यूएस का एक हैंगओवर था, ग्लोबल मार्केट्स का एक हैंगओवर था, दबाव के साथ खुले जरूर थे, लेकिन इस बीच में जो बड़े लूजर्स आज आपको फिर से दिखाई दिए, जो बड़े ड्रैगर्स थे, वो आईटी काउंटर्स थे। पहले अगर 5 टॉप लूजर्स की आप बात करें तो उसमें टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और साथ ही टीसीएस। तो आईटी काउंटर्स पर ही सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। और गेनर्स कौन से थे? इसके डिफेंसिव बाजार मोड में दिखाई दिया। रिकवरी मोड के साथ साथ डिफेंसिव बेट्स जो थी वो थोड़ी तेज दिखाई दी। ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स हो, नेस्ले, कोलपैल, वहां पर आपको एक फिर भी स्ट्रेंथ दिखाई दी। और पहले 5 टॉप गेनर्स की आप बात करें तो आपको इन्हीं स्पेसेस दिखेंगे, एफएमसीजी, ऑटो, या फिर आपको कंज्यूमर सेक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स जैसे सेक्शन में ही दिखाई दी। तो ब्रिटानिया, मारुति, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट्स और नेस्ले, ये 5 टॉप गेनर्स भी थे जो निफ्टी के देखने को मिले। ऑयल एंड गैस पैक की आप बात करें, वो डेज लो से लगभग 2.5% क्लोज रिकवर हुआ और हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। और दूसरा स्पेस, सिर्फ 2 इकलौते स्पेसेस है जो हरे निशान में आज बंद है, उसके अलावा सारे सेक्टोरल इंडेक्स आपको लाल निशान में दिखे। दूसरा स्पेस था एफएमसीजी, जहां पर लगभग 1.5% तक की रिकवरी डेज लो से देखने को मिली। तो ओवरऑल एक सेशन जहां पर ऑलरेडी सुबह से ही एक प्रेशर था, रिकवर बाजार ज़रूर हुए, लेकिन आपको मेजरली ड्रैगर्स जो निकल कर आए वो आईटी पैक से सबसे ज़्यादा, एक बार फिर से आईटी से, बैंक्स में भी रिकवरी हालांकि थोड़ी बहुत देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर बड़े ड्रैगर्स भी निकल कर आए। देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि आज क्या यूएस मार्केट्स भी रिकवर होते हैं और कल हम इंडियन मार्केट्स कैसी क्लोजिंग देते हैं, कैसी ओपनिंग देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो 2 जो सबसे अहम इवेंट थे इस हफ्ते के, वो थे एक रिलायंस की एजीएम और फेड चेयरमैन का बयान, और उन दोनों का ही रिएक्शन आज बाजार में देखने को मिल चुका है। अब देखना होगा कि कल किस तरह की शुरुआत यहाँ पर देखने को मिलती है, ग्लोबल संकेत कैसे आते हैं, इस पर हम सबकी नजर रहेगी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार के दिग्गजों का क्या कहना है इस मार्केट में, ये भी एक एक करके समझ लेते हैं। हमारे साथ कोटक एएमसी के नीलेश शाह जुड़े थे, जिनका कहना है कि बाजार पर ग्लोबल सेंटिमेंट का असर दिखेगा। नीलेश शाह का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर तेजी का नजरिया है। उनके मुताबिक आईटी की बड़ी कंपनियों में निवेश के बेहतर मौके नजर आ रहे हैं। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आपने कहा, वैसे हमारी इकोनॉमी विदेश की इकोनॉमी से काफी अच्छी तरह चल रही है, लेकिन फ्लो वाइज सेंटिमेंट के ऊपर दूसरे देशों में क्या बनता है उसकी इम्पैक्ट बनती रहेगी। सो एक हमें फंडामेंटल वर्सेस फ्लो को देखना पड़ेगा, और दूसरी जो चीज है वह ये है कि आज की तारीख में मार्केट हमारे फंडामेंटल्स को काफी हद तक डिस्काउंट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट को पता नहीं है कि भारतीय इकोनॉमी
दूसरे देशों की तुलना में अच्छा कर रही है, वो उसे डिस्काउंट करके बैठी है। सो इस चीज के दो पहलू होंगे, फंडामेंटल वर्सेस फ्लो, और कितनी पॉजिटिव चीजें डिस्काउंट हो चुकी है उसके सामने क्या डिलीवरी आती है आने वाले 6-12 महीनों में। एब्सोल्युटली। एक व्यू और आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर मैक्रो फ्रंट को, जब आप यहाँ ट्रैक कर रहे हैं और यहाँ डिस्कस भी हम कर रहे हैं, एक व्यू ये भी निकल कर आया कि जो अभी तक बाजार में जो एक रैली आई 1500-2000 पॉइंट्स की आई, वो कहीं ना कहीं ट्रांजिएंट आर्बिट्राइज मनी भी था और वो ग्लोबली हुआ है। रियल टेस्ट तब होगा जब आईपीओ मार्केट में भी आपको उसी तरह का फ्रेंजी वापस लौटता हुआ दिखेगा। क्या आप मानते हैं ये? सर, मार्केट में फ्रेंजी क्यों आनी चाहिए? मार्केट बायर और सेलर दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम पे रहे बगैर फ्रेंजी के, तब उसका बेस बनता है। अगर आईपीओ से प्राइस हो तो आज भी निवेशक निवेश करने के लिए तैयार है, बट अगर आईपीओ उस तरह से प्राइस हो जहां पे निवेशकों का फायदा नहीं हो तो ऑब्वियसली वो लोग वहां पे निवेश नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमने देखा है कि धीरे धीरे करके आईपीओ मार्केट में कंपनीज इश्यू लाना चालू कर रही है, उनके इश्यू अच्छी तरह से सब्सक्राइब भी हो रहे हैं। तो अगर प्राइसिंग सही है तो मेरे हिसाब से आईपीओ मार्केट में निवेश करने के लिए निवेशक रेडी है। नीलेश, अभी अभी थोड़ी देर पहले विनोद खारकी हमारे साथ बैठे हुए थे। वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के स्ट्रेटेजिस्ट हैं और वो एक केस बना रहे थे कि जो मैन्युफैक्चरिंग लेड पार्ट ऑफ द मार्केट है उसको प्ले करना चाहिए नेक्स्ट 3 से 5 साल। डोमेस्टिक इकोनॉमी पे आपका जो व्यू है, जो भी आपने बताया, मैन्युफैक्चरिंग को आप अक्रॉस स्कीम्स किस तरह से प्ले करते हुए देख रहे हैं? अर्निंग्स ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन आर्ग्यूमेंट कैसा दिखाई दे रहा है आपको? जैसे विनोद ने बताया वैसे हम भी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के ऊपर बुलिश है। इनफैक्ट पिछले साल हमने कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड भी का लॉन्च किया था, एनएफओ किया था। हम आज भी निवेशकों को कहते हैं कि कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड जैसे थीमेटिक फंड में आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। अगर हम भारतीय इकोनॉमी को देखें तो अब हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% के आसपास पहुंची है। जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75 से 80% के आसपास जाएगी। बिल्कुल, तो ये थे मार्केट एक्सपर्ट नीलेश शाह बाजार पर अपनी राय देते हुए। इस बीच हमारी काफ़ी सारी मैनेजमेंट से भी बात हुई और रोलेक्स रिंग्स के सीएफओ हिरेन दोशी का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल आय में 15 से 20% की ग्रोथ की उम्मीद है। साथ ही इस साल ईवी सेगमेंट में 10 से 12% के आय का लक्ष्य है। ये साल में हमारा एस्टिमेशन इट इज somewhere about 10 to 12% of my incremental revenue, क्योंकि जो पिछले साल का हमारा जो रेवेन्यू था उससे हम ये साल में we expect at least 15 to 20% growth। और ये जो सेगमेंट है ना, ये सिर्फ ईवी नहीं है, we are also capable or rather we are giving certain components for the hybrid kind of vehicles also। तो वो भी एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ईवी और हाइब्रिड दोनों मिला के डेफिनेटली 14 से 15% का हमारा टारगेट है। बट स्पेसिफिकली अगर आप ईवी की बात करें तो ये साल हमें लग रहा है कि 10 से 12% हमारा जो टोटल रेवेन्यू होगा उसमें कंट्रीब्यूशन ईवी का रहेगा। और 45वीं एजीएम में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि दिवाली तक 5G रोल आउट करेंगे, जिसके लिए कंपनी करीब 2 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स करेगी। Jio 5G will be the world's largest and most advanced 5G network. Most operators are deploying a version of 5G called non-standalone 5G, which is essentially a 5G radio signal that is delivered over their existing 4G infrastructure. This non-standalone approach is a hasty way to nominally claim a 5G launch, but this approach cannot deliver the breakthrough improvements in performance and capability that are truly possible with 5G. In sharp contrast, Jio will deploy the latest version of 5G called standalone 5G, which has absolutely zero dependency on our 4G network. To build our pan-India
true 5G network, we have committed a total investment of 2 lakh crore rupees. Jio has prepared an ambitious and the fastest ever 5G rollout plan for a country of our size. Within the next 2 months, that is by Diwali of 2022, we will launch Jio 5G across multiple key cities, including the metro cities of Delhi, Mumbai, Chennai, and Calcutta. Subsequently, we plan to increase the Jio 5G footprint month after month until by December of 2023, which is less than 18 months from today, to deliver Jio 5G to every town, every taluka, and every tehsil of our country. We will use our combined wireless and wireline assets to blanket the 3.3 million square kilometers of India's landmass with fiber quality broadband, connecting even those parts of the country where thus far satellite technology was considered the only option for connectivity. और ग्रीन हाइड्रोजन की खरीद पर सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बिडिंग को लेकर एक्सक्लूसिव डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि सरकार ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रही है। पॉलिसी का एक हिस्सा पहले ही सरकार ने अप्रूव कर लिया है और अब उसका जो प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट है, क्या क्या गाइडलाइंस होंगे अगर किसी को ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया खरीदना है और सप्लाई से संबंधित क्या गाइडलाइंस होंगे, उससे संबंधित जो बिडिंग गाइडलाइंस है उसको लगभग अंतिम रूप दे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने और उसको जल्द ही जारी किया जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इंडस्ट्री के साथ जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली है और उसके बाद जो अंतिम गाइडलाइंस है उसको अगले महीने तक जारी किया जा सकता है। अगर आप जैसा बता रहे हैं जो प्रावधान किए गए हैं इस गाइडलाइंस पे उस पर अगर आप नज़र डालें तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो प्रोजेक्ट की शुरुआत है वो 30 दिन के अंदर 30 महीने के अंदर जो है माफ़ करें इसकी कमीशनिंग प्रोजेक्ट की करनी ज़रूरी है। साथ ही साथ जो एंड कंज्यूमर है उसको यूनिफॉर्म टैरिफ के आधार पे ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया की सप्लाई जो है वो की जाएगी। इन कंज्यूमर्स के लिए शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। इंटरमीडिएरीज के लिए लॉन्ग टर्म सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा पेमेंट सिक्योरिटी को इंश्योर करने के मकसद से जो भी प्रोक्योरर्स होंगे या जो खरीदार होंगे उनको लेटर ऑफ क्रेडिट देना ज़रूरी होगा। इसके अलावा कोई भी कंपनी अगर ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया को खरीदना चाहती है तो उसके लिए ये सुनिश्चित करना ज़रूरी होगा कि वो स्टोर कहाँ करेगी। इसके लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट की अवधि है वो 15 से 25 साल तक हो सकते हैं, क्योंकि लॉन्गर टर्म में सरकार को ये उम्मीद है कि प्रोजेक्ट की जो वायबिलिटी है उसको बनाने में मदद मिलेगी। इन केस अगर सप्लाई में दिक्कतें आती हैं, किसी तरह की रुकावट होती है और उसकी वजह से जो घाटा होता है तो दोनों को ही, खरीदार को और विक्रेता को, यानी कि जो सप्लाई कर रहा है और जो खरीद रहा है उसको इस घाटे को शेयर करना होगा। इसके अलावा अगर किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट में जो वॉल्यूम है, जितनी सप्लाई करनी है और उतनी खरीद अगर जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उतनी खरीद नहीं कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया का, वैसे सूरत में जो सप्लायर्स है उसको कॉम्पनसेशन देना ज़रूरी होगा। तो ये तमाम ऐसे प्रावधान हैं। सोर्स हमें बता रहे हैं कि अगले महीने तक फाइनल गाइडलाइंस जो हैं वो जारी किए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक एक्सक्लूसिव खबर की बात करते हैं। दीपम अब सरकारी फर्टिलाइजर कंपनियों के OFS लॉन्च करने की तैयारी में है। इस पर पूरी डिटेल्स के साथ मेघना मित्तल जुड़ चुकी हैं। मेघना, बताइए। जी, जैसा कि हम जानते हैं इस साल केवल ONGC का OFS आया है, उसके बाद मार्केट्स काफ़ी वोलेटाइल हो गए थे, जिसके बाद दीपम कोई और नया OFS नहीं लाई है। लेकिन अब जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि दीपम ने इन्वेस्टर फीडबैक लेना शुरू कर दिया है 4 PSUs के लिए, जिसमें वो OFS प्लान कर रही है। 2 फर्टिलाइज़र के PSUs हैं, RCF और NFL, और 2 डिफेंस के PSUs हैं, मज़गांव डॉक लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इन चारों PSUs में इन्वेस्टर फीडबैक लेना शुरू हो गया है, जो कि 1 हफ्ते में आ जाना चाहिए, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और दीपम उसके बाद मार्केट्स को एनालाइज करते हुए जल्द ही ये डिसीजन लेगी कि किस में OFS सबसे पहले आना चाहिए। और जो सूत्र बता रहे हैं कि अगर
फीडबैक पॉजिटिव रहता है इन्वेस्टर्स से तो OFS 15 दिन के अंदर ही आ सकता है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट OFS होगा दीपम के लिए, क्योंकि हम जानते हैं ₹65,000 करोड़ का टारगेट है इस साल दीपम के लिए, काफ़ी बड़ा टारगेट है और इस साल ज़्यादा बड़े ट्रांजैक्शन नहीं कर पाई है दीपम, तो ये थोड़े OFS भी थोड़ा हेल्प करेंगे दीपम को अपना टारगेट पूरा करने के लिए। तो ये देखना रहेगा अगले हफ्ते तक जब इन्वेस्टर फीडबैक आ जाते हैं मार्केट्स एनालाइज करने के बाद दीपम कितनी जल्दी इन चारों PSUs में OFS प्लान करती है, जो कि बहुत ही जल्द हो सकता है, जो सूत्र बता रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।